तो अभी हम लोग लाइफ प्रोसेस, ये जो है चैप्टर नंबर 6, इसका टॉपिक सेकेंड। आप लोग जैसा कि नोट्स में देख रहे हैं, टॉपिक सेकेंड क्या है? लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस क्या है? लाइफ प्रोसेस तो ध्यान देंगे, ऑल द प्रोसेस नीडेड फॉर मेंटेनिंग लाइफ इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। कहने का अर्थ है वो सारा प्रोसेस जो लाइफ को मेंटेन करने के लिए जरूरी है, उसे हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। इसका डेफिनेशन जैसा आपको कॉपी में है, ऑल द प्रोसेस नीडेड फॉर मेंटेनिंग लाइफ, ऑल द प्रोसेस नीडेड फॉर मेंटेनिंग लाइफ। लाइफ को मेंटेन करने के लिए जो सब प्रोसेस हैं, वो सारे प्रोसेस को हम लोग लाइफ प्रोसेस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो कौन कौन है? तो वो है न्यूट्रिशन, वो है डाइजेशन, वो है रेस्पिरेशन, वो है ट्रांसपोर्टेशन, और वो है एक्सक्रिएशन। तो लाइफ प्रोसेस, ऑल द प्रोसेस नीडेड फॉर मेंटेनिंग लाइफ। लाइफ को मेंटेन करने के लिए, लाइफ को मेंटेन करने के लिए वो सारे प्रोसेस जो जरूरी होते हैं, उन्हें हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। और वो प्रोसेस कुछ इस प्रकार से है, ये सब लाइफ प्रोसेस है और ये लाइफ को मेंटेन करने में जरूरी है। एक और लाइफ प्रोसेस है जो बहुत जरूरी है, वो है रिप्रोडक्शन। लेकिन इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन। अभी हम इन 1 2 3 4 एंड 5 ये 5 लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए थोड़ा थोड़ा पहले जानते हैं। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन क्या है? तो न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस, जैसा कि आपके नोट्स में लिखा हुआ है, न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स फूड एंड यूटिलाइज इट टू गेट एनर्जी and throwing out the waste from the body। फूड को लेना, उसे डाइजेस्ट करना, उससे एनर्जी को एब्जॉर्ब करना, और फिर जो वेस्ट मटेरियल बनता है उस वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकाल देना, इसी को न्यूट्रिशन कहते हैं। पहला लाइफ प्रोसेस। दूसरा है, जैसा आपके नोट्स में भी लिखा हुआ है, डाइजेशन। डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ फूड। हम लोग खाना खाते हैं, हमारा खाना टूटता है, पचता है, इसी प्रोसेस को हम लोग डाइजेशन कहते हैं। थर्ड है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस, रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म गेट्स ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। ये रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी के बाहर से ऑक्सीजन को लेता है। किसको लेता है? ऑक्सीजन को, एंड यूटिलाइज इट इन द ब्रेकिंग ऑफ फूड। और खाना के टूटने में, आप लोग जानते हैं हमारा खाना टूटता है, ग्लूकोज है सो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटता है, तब हमको एनर्जी मिलता है। तो हमारा ग्लूकोज टूटता है ना, और ये तभी टूटता है जब हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं, मतलब हम लोग श्वास लेते हैं। हम लोग श्वास लेते हैं तो वो ऑक्सीजन जो है हमारे सेल में जाता है, वहाँ ग्लूकोज के साथ मिलता है, हमको एनर्जी मिलता है, और उसी समय कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड फिर बाहर निकल जाता है। ये है रेस्पिरेशन। ट्रांसपोर्टेशन, जैसा कि आपका कॉपी में लिखा हुआ है, नोट्स में लिखा हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन is the process in which we take something from one place to other। ट्रांसपोर्टेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम लोग एक चीज को एक जगह से दूसरे जगह ले आने का काम करते हैं, वो ट्रांसपोर्टेशन है। हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन होता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इन लिविंग में ट्रांसपोर्टेशन क्या क्या होता है, मतलब कौन कौन सा चीज़ हमारे बॉडी में इधर उधर आते जाते रहते हैं, उसका एक जगह से दूसरे जगह आता जाता है। तो पहला है वाटर, वाटर मतलब पानी, वाटर मतलब पानी। दूसरा है O2 मतलब ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन गैस जो हम लोग के जरूरी है। तीसरा है CO2, जो हमारा खाना जब टूटता है उस समय बनता है ये CO2।
तो ये इसको हम लोग लेते हैं और इसको हम लोग बॉडी से बाहर निकालते हैं। श्वास लेने के बाद फिर हम लोग छोड़ते हैं, आप लोग जानते हैं उस समय CO2 निकलता है। और चौथा है फूड। इस फूड, ये फूड जब है टूटता है, ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज टूटता है तो हमको एनर्जी मिलता है। तो इसीलिए उस ग्लूकोज को हमारे बॉडी के हर एक सेल तक ले जाया जाता है। वो ग्लूकोज हर एक सेल में टूटता है, हर एक सेल को एनर्जी मिलता है और फिर हम लोग आगे मतलब वर्क करते रहते हैं, हम लोग को एनर्जी मिलते रहता है। तो ये प्रोसेस है। तो ये जो है ट्रांसपोर्टेशन में इन चारों का ट्रांसपोर्टेशन हम लोग पढ़ेंगे, है ना, कि लिविंग में किस प्रकार से होते हैं। और हम लोग ये भी जानेंगे वहाँ कि प्लांट में किस प्रकार होता है, एनिमल में कैसे होता है। अब हम लोग आते हैं एक्सक्रिएशन। तो एक्सक्रिएशन क्या है? तो एक्सक्रिएशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप लोग अभी पहले ही देखे, खाना जब हम लोग खाते हैं वो पचता है तो फिर कुछ बेकार के मटेरियल भी बनते हैं हमारे बॉडी में, बेकार के मटेरियल बच जाते हैं। तो बॉडी से निकलता कैसे है? तो बेकार के मटेरियल को वेस्ट मटेरियल जिसको कहते हैं, वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकलने का जो प्रोसेस है उसे एक्सक्रिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सक्रिएशन। देख ले एक बार बढ़िया से। न्यूट्रिशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रिएशन, ये सभी के सभी लाइफ प्रोसेस हैं और ये सभी के सभी लाइफ को मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी है। अब आइए आगे चलते हैं हम लोग। अब लाइफ प्रोसेस, पहला लाइफ प्रोसेस जो कि न्यूट्रिशन है उसके बारे में जानेंगे, जो कि इस चैप्टर का हमारा थर्ड टॉपिक भी है। चलिए उसको अब हम लोग डील करते हैं। टॉपिक नंबर 3 और ये क्या है? न्यूट्रिशन। आप लोग जानते हैं कि इस अर्थ में दो तरह की चीजें, एक है यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब एक सेल से बना हुआ, मेड ऑफ वन सेल। और इसका एग्जांपल है अमीबा। दूसरा है मल्टीसेलुलर। मेड ऑफ 2 या 2 से अधिक से बने हुए तो हम लोग मल्टीसेलुलर कहते हैं, जिसे ह्यूमन, एनिमल, प्लांट्स और भी बहुत। तो अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है और मल्टीसेलुलर दोनों हम लोग जानेंगे, है ना। तो हम लोग दोनों को बढ़िया से जानेंगे। और अमीबा में हम लोग न्यूट्रिशन को जानेंगे जब हम लोग डाइजेशन पढ़ेंगे। अभी इसको पोस्टपोन करते हैं, मतलब इसको अभी बाद में पढ़ेंगे। अभी हम लोग मल्टीसेलुलर में चलते हैं। तो न्यूट्रिशन, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। कहने का अर्थ है कि न्यूट्रिशन के कितने प्रकार हैं? तो न्यूट्रिशन के 2 प्रकार हैं। पहला ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, दूसरा है हेटरोट्रोफिक। अच्छा पहले पहला जान लेते हैं। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है ना, अपना खाना खुद बनाता है, उसे कहते हैं ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। इसका डेफिनेशन हम आपके नोट्स में लिखवाना भूल गए, उसे आप लिख लेंगे। देखिए हम यहाँ लिख देते हैं।
देखिए, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज द न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन का वो टाइप है इन विच मतलब जिसमें ऑर्गेनिज्म मतलब जीव डू नॉट डिपेंड ऑन अदर, दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं होते हैं। अदर मतलब दूसरे, डिपेंड मतलब निर्भर होना, और डू नॉट मतलब नहीं होते हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं होते हैं, और ऐसा सिर्फ किसमें पाया जाता है? प्लांट। कुछ और भी हैं जैसे ग्रीन एलगी, लेकिन अभी आप लोगों को सिर्फ ये वाला जानना है प्लांट, कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन प्लांट में होता है ना, और इसीलिए प्लांट को ऑटोट्रोफस कहते हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जिसमें होगा वो सभी को हम लोग ऑटोट्रोफस कहेंगे। अगर हम में होगा तो हमको भी ऑटोट्रोफस कहेंगे, लेकिन हम में नहीं होता है, हम हेटरोट्रोफस हैं। क्या है? हेटरोट्रोफस। देखिए ये ऑटोट्रोफस ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब ऑटोट्रॉफिक, अब जरा हेटरोट्रॉफिक जानते हैं। दूसरा हेटरोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आप लोग जान रहे हैं। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आप लोग पढ़ चुके हैं, इन विच ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन हम पूरा डेफिनेशन इसमें नहीं लिख रहे हैं, हम आधा आधा लिख रहे हैं जो मेन पॉइंट है, ताकि आप लोग समझ जाएं उस डेफिनेशन का क्या मतलब हुआ, उसका क्या अर्थ हुआ। तो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का जो डेफिनेशन था आपके बुक में, उसका मेन पॉइंट लिखे हैं, इन विच ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर, ये आपके नोट्स में होगा, है ना। मतलब हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, और डिपेंडेंट वाले बहुत सारे हैं। एग्जाम्पल लीजिए तो हम लोग, है ना, मैन, डॉग, कैट, मॉस्किटो। देखिए मच्छर भी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होता है, हम लोग के ऊपर रहता है, आप लोग जानते हैं। जू मतलब ढीला, है ना, इसको लाइस भी कहते हैं, लाइस, है ना। तो ये सब एग्जांपल्स हैं, है ना, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का। और जिसमें भी ये होगा वो सभी को हम लोग हेटरोट्रोफस कहेंगे। क्या कहेंगे? हेटरोट्रोफस। हेटरोट्रोफस, हेटरोट्रोफस। जिसमें ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होगा उसे ऑटोट्रोफस कहेंगे, और जिसमें हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होगा उसे हेटरोट्रोफस कहेंगे। क्लियर? जिसमें ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होगा उसको ऑटोट्रोफस, जिसमें हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन उसको हेटरोट्रोफस। एक बार जरा हम फिर से लिखते हैं, आप लोग ध्यान देंगे। ऑटोट्रॉफिक जिसमें भी होगा, ऑटोट्रॉफिक जिसमें भी होगा उसे ऑटोट्रोफस कहेंगे। पहला। दूसरा है हेटरोट्रॉफिक। तो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जिसमें भी पाया जाएगा, जिस जिस भी जीव में पाया जाएगा हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, उसे हम लोग हेटरोट्रोफस कहेंगे। क्लियर? चलिए अब आते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसको बढ़िया से भी जानते हैं, अभी तो हम लोग इसका इंट्रोडक्शन कर रहे थे। तो हम लोग ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में देखेंगे अभी आप लोग देखिए ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें जीव जो है दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है ना। और इसका एग्जांपल प्लांट था। कौन था? तो भाई प्लांट खाना कैसे पकाता है? अब प्लांट जैसे खाना पकाता है, आप लोग जानते हैं प्लांट खाना पकाता है सनलाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड और आपका क्लोरोफिल। तो सनलाइट लिखते हैं, सनलाइट, वाटर, क्लोरोफिल
और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ये चारों के माध्यम से, ये चारों के सहयोग से प्लांट अपना खाना पकाता है। और प्लांट के खाना पकाने के प्रोसेस को, वो जिस प्रोसेस से है ना वो खाना वो बनाता है, जिस तरीके से, उस पूरा प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस के नाम से जानते हैं। कौन सा नाम से जानते हैं? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, इसका डेफिनेशन जरा देखिए। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस photosynthesis is the process in which plant make their food। फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसमें प्लांट अपना खाना पकाता है ना। इसमें और जोड़ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ, किसका किसका हेल्प लेता है? अरे कोई तो बोलिए। पहला क्या है? पहला है CO2, दूसरा है वाटर, तीसरा है क्लोरोफिल, और चौथा है सनलाइट। देखिए बढ़िया से, फोटोसिंथेसिस द प्रोसेस इन व्हिच प्लांट मेक देयर फूड विद द हेल्प ऑफ CO2, वाटर, क्लोरोफिल एंड सनलाइट। देखिए CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैस है। वाटर मतलब पानी, क्लोरोफिल ये प्लांट्स का जो लीव्स होता है, लीव्स मतलब पत्ता, प्लांट के पत्ते में पाया जाता है क्लोरोफिल, है ना। और इसी के कारण से प्लांट का जो पत्ता है वो ग्रीन रहता है, हरा कलर का रहता है। और ये सनलाइट, सन से मिलता है जी। तो ये हो गया आपका फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस जो होता है इसको एक इक्वेशन के रूप में समझते हैं। आइए समझें, ध्यान दीजिएगा। इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखिए, जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों मिलते हैं सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलते हैं, तब ये देखिए, ये ग्लूकोज C6H12O6 ये बनता है, साथ में वाटर भी बनता है। और सॉरी, ये एनर्जी नहीं, एनर्जी तो यही है खाना, इसी से एनर्जी मिलेगा। साथ में कार्बन डाइऑक्साइड O2 गैस बनता है। कौन सा गैस बनता है? O2। ये बैलेंस अभी नहीं है ना, बैलेंस इक्वेशन नहीं है। बैलेंस करने के लिए आप लोग सीखेंगे, आप लोग पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में आप लोग देखे हैं, उसमें आप लोग सीखेंगे जब वो पढ़ाएंगे उसमें। अभी ये अनबैलेंस इक्वेशन है, चलिए इसको बैलेंस करते हैं। इसको बैलेंस करें, यहाँ 6 होगा, यहाँ 12 होगा, यहाँ भी 6 होगा। और इस वाटर के जहाँ पर हम इसका इक्वेशन लिखते हैं H2O, यहाँ भी 6। अब ये बैलेंस इक्वेशन हो गया किसका? फोटोसिंथेसिस का, जिसमें ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये वाटर है, सनलाइट है, ये क्लोरोफिल है, ये ग्लूकोज है मतलब फूड प्लांट का, ये वाटर है, और ये O2 ऑक्सीजन गैस है। ओके, ये फोटोसिंथेसिस कंप्लीट हुआ हमारा। अब हम लोग आते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन आपका कंप्लीट हुआ। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन प्लांट में होता है, जिस प्रोसेस के द्वारा होता है उसका नाम है फोटोसिंथेसिस। और इसमें सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड आपका वाटर, इन सभी चीज़ों का जरूरत पड़ता है। अब हम लोग आते हैं हेटेरोट्रॉफिक।
हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। तो इसको इसको तीन भागों में बांट दिया गया, मतलब ये तीन तरह का होता है, आप लोग जान रहे हैं। पहला सेप्रोफाइटिक, दूसरा होता है पैरासिटिक, और तीसरा होता है होलोजोइक। सेप्रोफाइटिक, सेप्रोफाइटिक ऐसा न्यूट्रिशन है, देखिए हेटरोट्रोफिक मतलब ही होता है दूसरे के ऊपर डिपेंड होना, मतलब तीनों में जो ऑर्गेनिज्म है, इसका भी जो एग्जांपल होगा, इसका भी जो एग्जांपल होगा, और इसका भी एग्जांपल, ये तीनों के तीनों किसी और के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि ये तीनों किसके प्रकार हैं, किसके टाइप से, हेटरोट्रोफिक के, तो ये तीनों दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। तो सेप्रोफाइटिक का एग्जांपल भी किसी और के ऊपर डिपेंडेंट होता है। ये किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, ये होता है डेड एंड डिकेइंग, डेड एंड डिकेइंग, डेड एंड डिकेइंग, है ना, मतलब जो डेड मतलब मरे हुए, और डिकेइंग मतलब सड़े गले, मरे हुए और सड़े गले चीज़ों के ऊपर जो निर्भर होते हैं जो जीव, है ना, उनमें जो है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन पाया जाता है ना। और उसका एग्जांपल कौन सा है, तो फंगी, बैक्टीरिया। आप लोग जानते हैं जब इंसान मर जाता है तो उसको दफना दिया जाता है, और फिर आप अगर 1-2 साल के बाद वहाँ गड्ढा खोदे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बैक्टीरिया उसे खा जाते हैं। ये सड़े गड़े सड़े गले चीज़ों पर ये फंगी क्या है, आप लोग जानते हैं। जैसे लकड़ी लकड़ी आप लोग सूखा लकड़ी देते हैं, देखते हैं बारिश के दिनों में जब वो भीग जाता है तो उससे मशरूम जैसा, है ना, खुखड़ी जैसा कुछ निकलता है, वही है फंगी। अब देखिए पैरासिटिक, पैरासिटिक में आते हैं, इसमें भी जो ऑर्गेनिज्म, इसका जो एग्जांपल है वो किसी और के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे हम लोग लेते हैं इसका एग्जांपल का पहले बात करते हैं, इसका एग्जांपल होता है जू, जू मतलब ढीला, है ना, जो माथा में होता है, और दूसरा है मॉस्किटो मतलब मच्छर, ये इसका एग्जांपल है। और ये डिपेंडेंट किसके ऊपर होता है, ह्यूमन के ऊपर, एनिमल के ऊपर, इन लोग इसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें जो जू और मॉस्किटो है, देखिए तो सड़े गले पर थे, इन लोग है ना, सो अपना खाना लेते हैं, ह्यूमन या एनिमल्स, इन लोग को मारते नहीं, बिना मारे इन लोगों का खून चूसते हैं, है ना, और अपना पालन पोषण करते हैं, अपना पेट भरते हैं। तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन का अगर आपको एग्जांपल पूछा जाए तो आप उसका एग्जांपल क्या बोलिएगा, जू एंड मॉस्किटो। अगर आपसे पूछा जाए कि डिपेंडेंट किसके ऊपर होते हैं, तो ह्यूमन एंड एनिमल। सेप्रोफाइटिक पूछा जाए, सेप्रोफाइटिक का एग्जांपल कौन है, तो फंगी एंड बैक्टीरिया। ये किसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर। अब आते हैं होलोजोइक, होलोजोइक, तो होलोजोइक ऐसा न्यूट्रिशन है ना, हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन का एक ऐसा प्रकार है जिसमें जिसमें 3 स्टेप वाले जीव होते हैं। एक होते हैं इनिगेशन, इनिगेशन, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, मतलब जिसमें इनगेशन होता है, इनगेशन मतलब खाना लेना, हम लोग मुंह में खाना डालते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं इनिगेशन। डाइजेशन मतलब खाना का पचना, एब्जॉर्प्शन मतलब खाना पचा उसके बाद उसको एब्जॉर्ब कर लेना। तो और भी 1-2 स्टेप हैं, इतना ही से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये सभी में नहीं होता। जो जो मुंह से खाना खाता है उसको पचाता है, फिर पचाने के बाद उससे अपना जो न्यूट्रिएंट होता है, जो एनर्जी होता है, उसको सोख लेता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, चूस लेता है ना। इस तरह का प्रोसेस जिसमें जिसमें पाया जाता है उसको उनमें होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। उनमें कौन सा न्यूट्रिशन होता है, होलोजोइक। और इसका एग्जाम्पल आप लोग समझ चुके होंगे, हम लोग मैन, हम लोग में ये होता है, हम लोग मुंह से खाते हैं, खाना पचाते हैं, उसको एब्जॉर्ब करते हैं। डॉग, कैट, एनिमल सब भी, है ना, सिंपल एनिमल लिख देते हैं। तो ये हो गया आपका हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन के बारे में। आप लोग तीनों का डिफिनेशन पढ़िएगा, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। एक बार हम तीनों न्यूट्रिशन को डिस्कस कर देते हैं। इसको लिखना है, लिख लीजिए।
अभी टॉपिक 3 में ही हम लोग हैं, है ना, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। तो हम बोल रहे हैं, आप लोग पढ़िए, आप लोग मिलाइएगा, नोट्स मिलाइएगा आप लोग, है ना, आप लोग नोट्स मिलाइएगा। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन इज द Saprophytic nutrition is the type of nutrition where the organism feed on dead and decaying. Saprophytic nutrition वो न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म दूसरे डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर वर्क करते हैं, उसके ऊपर रहते हैं डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर से अपना खाना लेते हैं, सड़े गले चीज़ों से अपना खाना भरण पोषण करते हैं, उसको कहते हैं सेप्रोफाइटिक। दूसरा है आपका पैरासिटिक। तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन, parasitic nutrition is the type of heterotrophic nutrition in which organisms depend on other and gets their food without killing the other. पैरासिटिक न्यूट्रिशन ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें ये दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, उससे अपना खाना तो लेते हैं लेकिन उसको मारते नहीं। आप लोग जाते जैसे मच्छर हम लोग से खाना लेते हैं लेकिन हम लोग को मारते नहीं है, खून चूसते हैं, हम लोग जिंदा ही रहते हैं, है ना। हमारे माथे में जो जू है वो भी हमारा खून चूसता है, हमको मारता है, ये पैरासिटिक हो गया, है ना। और तीसरा होलोजोइक, जिसमें इनगेशन, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन ये सब का प्रोसेस होता है, उसको कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन, है ना। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन का एग्जांपल हम लोग हैं, पैरासिटिक का एग्जांपल जू है, मॉस्किटो है, और इसका है एल्गी, बैक्टीरिया। इसका पहला एग्जांपल तो हम लोग हैं जी, ये प्रॉब्लम नहीं, चलिए ठीक। तो हमारा टॉपिक 3 खत्म होता है ना। टॉपिक 3 जो न्यूट्रिशन था वो खत्म हुआ। अब हम लोग आते हैं डाइजेशन में। कहाँ आ रहे हैं? डाइजेशन में। डाइजेशन देखिए, डाइजेशन हम लोग डाइजेशन देखेंगे क्लिनिक से। डाइजेशन को देखने से पहले हम लोग अमीबा में देखते हैं। अमीबा वाला छोड़ दिए थे ना, अमीबा न्यूट्रिशन, मतलब खाना इसको कैसे मिलता है, कैसे खाता पीता है। देखिए फिगर के माध्यम से देखिए, अमीबा एक बहुत ही छोटा जीव है, हम लोग उसको अपना आँख से नहीं देख सकते, खुला आँख से, बिना दूरबीन के, बिना माइक्रोस्कोप के हेल्प से हम लोग उसको नहीं देख पाएंगे। किसी भी प्रकार से ऐसे ऐसे बना दीजिए वो अमीबा है, बीच में एक सेंटर दे दीजिए, है ना, इसको लिख दीजिए न्यूक्लियस, और कुछ डॉट डॉट ऐसा बना दीजिए, है ना, ये उसके बॉडी के पार्ट्स, ठीक, ये न्यूक्लियस है। कैसा भी बना दीजिए वो अमीबा है ना। तो इधर फूड है, इसको ड्रॉ करते हैं, ये फूड है, तो इसको खाना क्या करेगा, ये एक ही सेल है, एक ही सेल से सारा काम करता है, क्योंकि ये यूनिसेलुलर है, एक ही सेल से सारा काम करता है। ये खाना है तो अपना ये दोनों पार्ट्स को कुछ इसको अरेंजमेंट करेगा और इसको अपना अंदर कर लेगा। देखो कैसे करता है सब, ये न्यूक्लियस है, देखो इधर ये फूड है, ये न्यूक्लियस है, इसको अंदर ले रहा है, उसके बाद अब पूरा अंदर ले लेगा। ये न्यूक्लियस है। चौथा स्टेप में ये फूड है, अंदर कर लिया है। अब फूड को अंदर में ही वो क्या करता है, पचा लेता है, अंदर में ही सब उसका रस निकाल लेता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और उसके बाद जैसे यहाँ है सो अंदर किया था ना, अब बाहर कर देगा। उसके बाद अब क्या करेगा,
ये फूड अब वेस्ट बन गया, क्या बन गया, वेस्ट, इसलिए यहाँ फूड नहीं लिखेंगे, अब वेस्ट हो गया, बॉडी से बाहर निकल गया न्यूट्रिएंट्स। तो ये है अमीबा में न्यूट्रिशन ऐसे होता है ना। वो उसका वो खाने के लिए, चलने के लिए, है ना, और शरीर के अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग ऑर्गन नहीं होते, क्योंकि वो एक ही टिश्यू होता है ना, मतलब एक ही सेल से बना होता है, सॉरी टिश्यू नहीं होता है उसमें, एक भी नहीं, वो एक सिंगल सेल से बना हुआ है ना ये अमीबा। तो ये सारा काम ये सिंगल सेल से ही करता है, खाना खाना है इसको, तो अपना बॉडी को ऐसा चेंज कर लेता है इसका शेप ना, कि उसको अपने अंदर कैद कर लेता है। जैसे देखिए यहाँ कैद कर लिया, उसके बाद इसको अपने अंदर इसको पूरा समेट लेगा, उसके बाद देखिए अंदर में एब्जॉर्ब कर लेगा, है ना, अंदर में इसको इसका पूरा इसको डाइजेस्ट कर लेगा अंदर में, और जब इस पूरा डाइजेस्ट हो जाएगा फिर वो वेस्ट बन जाएगा, और जो बचा खुचा रहेगा उसको बाहर निकाल देगा। जैसे देखिए यहाँ निकाल दिया। तो हम लोग अमीबा का भी टॉपिक क्लियर कर लिए। अब हम लोग आते हैं